नमस्कार दोस्तों, बोल राका बोल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट राका। आज एक काउच मीटिंग, सोफ़ा पे बैठ के जो आज हम मीटिंग करने वाले हैं वो है एक शख्सियत जिसकी पहचान के लिए कोई किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी गानों के प्रोड्यूसर, भाजपा के सक्रिय नेता जो कि विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और दिल्ली में पूर्वांचल विकास संघ के अध्यक्ष और पूर्वांचलियों के लिए दिल्ली में बहुत ही सजग नेता श्री रवि तिवारी बिहारी जी। आज हम इनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। रवि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और ये भी कहूँगा कि बोल रका बोल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। रवि जी, जैसा कि आप जानते हैं आजकल का माहौल और चर्चा एक ही विषय है, पॉलिटिकल, जो कि 3 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली। हिमाचल और गुजरात में विधानसभा के इलेक्शंस हैं और दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस हैं, नगर पालिका के इलेक्शंस हैं। इन तीनों जगह पे क्योंकि आप भाजपा के नेता भी हैं, प्लस भोजपुरी फिल्म के गानों की शूटिंग के लिए आप विभिन्न एरिया में, क्षेत्रों में घूमते हैं, चाहे वो हिमाचल हो, गुजरात हो, तो आप जो ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अभी आप मेरे ख्याल से बंगाल में भी थे। हाँ, बंगाल में। तो जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इन 3 राज्यों में अगर आप गए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? कहाँ से, हिमाचल से किसके उम्मीद है, क्या हवा है? गुजरात में किसकी उम्मीद है, क्या हवा है? और दिल्ली में क्या है? एक 1 बाय 1 हम हिमाचल से शुरू करते हैं। हिमाचल में क्या पोजीशन है भाजपा की? देखिए, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भाजपा अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। ओके। कांग्रेस से थोड़ी परेशानी थी वहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते गए, कांग्रेस अब कहीं भी सीन में नहीं है। ओके। थोड़ा सा विरोध हुआ था जब टिकट बंटवारा हुआ था, उस वक्त भाजपा के अंदर थोड़ा, जिनको टिकट नहीं मिला वो तो लाजमी है कि जब टिकट नहीं मिलता है तो विरोध होता है, बट उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया गया और धीरे धीरे माहौल ऐसा बना कि भाजपा हिमाचल में अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो वोटिंग हुआ पिछले दिनों, जी जी, हाँ, वोटिंग भी 65% हाँ, रहा वोटिंग है। भी अच्छा हुआ है। तो हिमाचल तो कहीं ये कट है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कहीं ये इंडिकेशन तो नहीं है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा हो? नहीं, हमेशा ये कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़े हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार वहाँ पे जो भाजपा के जो वोटर जो दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और वोट देने नहीं आ पाते थे, तो इस बार उन लोगों को स्पेशली मेहनत किया गया कि उनको घर से निकाल करके वोटिंग बूथ तक पहुंचाया जाए और वो लोग सब लोग अपने आप को हिमाचल को मजबूत करने के लिए और विकास के रास्ते पर हिमाचल को लाने के लिए वो लोग घर से निकल करके वोट किए हैं। और भाजपा इस बार हिमाचल में बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात में आपको भी पता होगा कि बहुत हल्ला हुआ था कि केजरीवाल वहाँ पे बहुत कुछ गारंटी कार्ड बांटे गए हैं केजरीवाल। लेकिन जैसे जैसे केजरीवाल वहाँ पहुंचे वैसे वैसे उनकी पोल भी खुलती गई। एक जो ऑटो वाले के घर पे जाके केजरीवाल ने खाना खाया, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, 2 दिन बाद ही वो ऑटो वाले ने आकर के सफाई दिया कि हमें जबरदस्ती ये कहा गया कि हम आपके घर आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हमारे भारत की ये संस्कृति है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते, आइए। लेकिन वो भाजपा का वोटर था और उसने ये बात आकर के कैमरे पे कही। उसके बाद केजरीवाल लगातार वहाँ पे लोगों को वो मुफ्त का लॉलीपॉप देने का कोशिश किए, लेकिन गुजरात की जनता ने इन्हें नकार दिया है और कई जगहों पे इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो गुजरात में एक मीडिया के थ्रू एक माहौल बना था कि केजरीवाल बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और गुजरात शुरू से समझता है कि किसे वोट करना है और देश को, राज्य को कौन नेता मजबूत कर सकता है, कौन सी पार्टी मजबूत कर सकती है। और गुजरात तो वैसे भी कहा जाता है कि बिजनेसमैन का गढ़ है वहाँ पे। हाँ जी।
और बिजनेसमैन वही सक्सेस होता है जो समझदार होता है। तो गुजरात की ऐसा तो जनता नहीं कि समझदार है। आप क्योंकि भाजपा के नेता हैं तो आप भाजपा के चश्मे से चीज़ों को देख रहे हो और आम आदमी वाला आम आदमी के चश्मे से, लेकिन वास्तु स्थिति कुछ और हो। नहीं नहीं, चश्मा की तो बात अलग है, भाजपा के नेता है ठीक है, लेकिन हमेशा मैं जो सच है वही कहता हूँ। जी जी 2 स्टेट हिमाचल और गुजरात, जी मैं कह रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, जी दिल्ली में प्रॉब्लम है। ओके। दिल्ली में लड़ाई जो है बहुत कांटे की है हम्म। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दिल्ली की लड़ाई बिल्कुल मतलब अलग है। 50-50 माना जाए। हाँ 50-50 आप मान करके चलें, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में राज्य में केजरीवाल की सरकार है जी। और केजरीवाल के कुछ काम, हम्म मैं अगर थोड़ी देर के लिए आम जनता बन के बात करूं, कुछ काम यहाँ की जनता को बहुत पसंद आया है। खास करके जो निचले तबके के लोग हैं, उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल ने जो बस में जो महिलाओं को फ्री किया है सफर, जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है जी। और एजुकेशन की बात होती है कि मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन की बातें अच्छा डेवलप किया है। तो ये चीज़ें यहाँ की आम जनता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं केजरीवाल जो निचले तबके की जनता है उनके अंदर अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और उस पकड़ को तोड़ने में भाजपा नाकामयाब रही है। ओके। और दिल्ली के इलेक्शन से ही जुड़ा एक, जैसा कि आपने भी अभी कुछ देर पहले जब हिमाचल की आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जिन को टिकट नहीं मिला तो उन लोगों ने बड़ी ज़्यादा ये किया, विरोध किया। तो दिल्ली में भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, एक पूर्व निगम पार्षद जो हैं वो टावर पे चढ़ गए थे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए, और आज उनका ऑडियो भी आ रहा है जिसमें कि वो दुर्गेश पाठक से अपना डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और दुर्गेश पाठक उनको राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमा रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स की बात डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स देने की, जबकि वो पूर्व निगम पार्षद और एक आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। तो उनका कहना है कि वो टिकट 3 करोड़ में बेची गई। कई ऐसे वार्ड से आ रहा है कि भाजपा में भी जो कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं ने आरोप लगाया कि 3 करोड़ 2 करोड़ टिकट बेचने की बात तो मैंने भी सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं है जी। खबर मेरे पास भी आती है कि ये सीट का टिकट 3 करोड़ में बिक गया, इस सीट का टिकट 2 करोड़ में बिक गया जी, लेकिन कोई आज तक ये प्रूफ लेकर के नहीं आया कि पैसा किसको दिया गया। तो पैसा तो नहीं लाया जा सकता ना, अब वो तो हमेशा बंद कमरों में ये चीजें होती नहीं, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि टिकट बिका। मैंने कहा ना कि मैंने भी सुना कि टिकट बिना आग के धुआं भी नहीं होता ना। चलिए मैं मानता हूं कि बिना आग का धुआं नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है कि सच भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर आप टिकट वितरण दिल्ली में स्पेशली अगर आप देखें तो जो निगम पार्षद है उसकी बीवी को टिकट गया है, जो जिला अध्यक्ष है उसकी बीवी को गया है, जो स्टेट अध्यक्ष है उसकी बीवी को गया है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी में हो। ये चीजें मैं कहूंगा, जो पैसे वाले हैं फॉर्चुनर वाला उसको गया है, जो दरी बिछा रहा था उसको नहीं गया है। आप पूर्वांचली हैं, कितने पूर्वांचलियों को टिकट मिला है? पूर्वांचलियों के साथ भी इस बार भी अन्याय हुआ है, सिर्फ 4 पूर्वांचली पूरे दिल्ली पूरे दिल्ली में, बताइए। और जबकि आप समझ लीजिए कि करीब 40 से 45% कल मेरी एक पदाधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 28 पूर्वांचलियों को हमने टिकट दिया है जी। हमने कहा उनका नाम मुझे बता दीजिए, तो नाम बताने में असमर्थ थे, नाम उन्होंने नहीं बताया जी। लेकिन मेरे जो जानकारी मिली है कि 4 लोगों को टिकट मिला है। दूसरी बात, चलिए वो तो मैं उस पर बात ही नहीं करूँगा कि जाति के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे टिकट बंटवारा हो, लेकिन जो भी कर्मठ लोग थे उनको मिलना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिला है, ये मैं मानता हूँ। टिकट खास करके अगर पूरी लिस्ट आप उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर जो पूर्व निगम पार्षद हैं उनकी बीवी, उनके बहू, उनकी बेटी, क्योंकि कुछ सीटें जो महिला हो गई थी जी, उन सीटों पे वास्तविक महिला उम्मीदवार को टिकट न दे करके जी पूर्व निगम पार्षद के परिवार के लोगों को टिकट दे दिया गया। तो मोदी जी का महिला सशक्तिकरण का क्या हुआ? मोदी जी का महिला सशक्तिकरण यहाँ पे टोटली फेल कर दिया दिल्ली भाजपा के पदाधिकारियों ने। तो इसकी जिम्मेदारी क्या दिल्ली के अध्यक्ष लेंगे? इस चीज की जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेवारी, ये तो सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि मोदी जी
जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं कि देश की महिलाएं, देश की बेटियां सशक्त हो और वो अपने बलबूते पे देश के सारे कामों में आगे आए, अग्रणी हो जी। लेकिन अगर वो लिस्ट आप उठा करके देखेंगे तो ये जो टिकट बंटवारा हुआ है इसमें सरासर बेईमानी हुई है। और इसमें आज बहुत सारी महिला जो कार्यकर्ता हैं, पिछले 10 साल से पार्टी में काम कर रही हैं, वो फ़ोन पे कहती हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जा करके भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने ये बातें कह सके। ये तो हम लोग बोल रहा का बोल चैनल बना ही इसीलिए है, उनकी वही आवाज़ हम आज इस चैनल के थ्रू उन्हीं पदाधिकारियों तक, ऊंचे जो पदाधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो कर्मठ कार्यकर्ता हो टिकट उसे ही मिला करे। अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो तो महिलाओं को जब देने की बात है तो महिलाओं को ही टिकट मिले। हमेशा सच के साथ बात करना चाहिए जी, जो फैक्ट है उस पर बात करना चाहिए। और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, खास करके मैं इसी पार्टी से हूँ और इसी पार्टी की बात कर रहा हूँ ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो। अगर हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो पिछले 10-20 साल से लगे हुए हैं काम में, उनको अगर हम टिकट देंगे, उनको हम बढ़ावा देंगे तो हमारी पार्टी और मजबूत तरीके से आएगी। नहीं तो अभी क्या है कि असंतुष्ट लोग बहुत हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ये निगम पार्षद रहे, अब इनकी बेटी बनेगी, अब इनकी बहू बनेगी, अब इनकी बीवी बनेगी। तो ये कैसी राजनीति है। और जो लोग आज 10 साल 15 साल से मेहनत कर रहे हैं वो मायूस होकर के वो महिलाएं घर में बैठी हैं। वो तो खुश हुई थी कि मोदी जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात होगी, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, रिजर्वेशन कर दिया गया कि चलो इन सीट पे महिलाएं। लेकिन वास्तविक महिलाएं को टिकट नहीं मिला, वास्तविक महिलाएं लड़ी नहीं, वो घर में बैठी हैं और जिनकी जैसी जुगाड़ था वैसा उन लोगों ने सेटिंग बनाया और अपने टिकट लेके आए। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, है और ये नुकसान करेगा, जरूर भाजपा को नुकसान करेगा। और इस तरह के नुकसान के साथ एंटी इनकम्बेंसी अगर लग जाए तो आपका आकलन सही है कि कहीं ना कहीं इस बार भाजपा का पुनः निगम में आना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लड़ाई कांटे की है, लेकिन थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसी निष्कर्ष के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आगे के इलेक्शन से जुड़े न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और पदाधिकारियों और जनता से मिलेंगे, उनके व्यूज़ आपको तक लेके आएंगे, उनकी आवाज़ आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।